हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू स्टडी मैटर्स। आज की वीडियो में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ज्वालामुखी का टॉपिक है ना, ये मैं आपको एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी से करा रही हूँ, जो चैप्टर 3 है इसका, 11th के एनसीईआरटी जियो का। ठीक है ना। हमने आज तक ज्वालामुखी के बारे में बहुत सुना है। ज्वालामुखी, भाई ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ठीक है ना। बस हमारे दिमाग में एक ये इमेज बनी हुई है कि ये एक पहाड़ है और इससे ये ज्वालामुखी से ये लावा निकल रहा है। ठीक है ना। बस हमारे दिमाग में ये बना हुआ है, ये ज्वालामुखी है। पर आज हमें ना ज्वालामुखी के टाइप्स के बारे में, ज्वालामुखी भी कई तरह के होते हैं, कई प्रकार हैं ज्वालामुखी के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ज्वालामुखी से जो स्थलाकृतियां बनती है ना, ज्वालामुखी के फटने से, लावा निकलने से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनके बारे में नंबर वाइज धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए भाई हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आपने अनेक बार ज्वालामुखी, भाई ये तो इसमें चित्रों के बारे में बोला है कि ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैस से राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो, अभी अभी निकला हो, तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है, और जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी परत में, तब तक मैग्मा कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, और जब यह भूपटल पर पहुंचता है तो ये लावा कहलाता है। चलिए पहले इसी को समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। अब इसने कहा है, सबसे पहले तो देखिए, जब तक मतलब कि जो ये दुर्बल, हमारी जो मेंटल लेयर हमने पढ़ा था, मेंटल लेयर की जो दुर्बलता मंडल है ना, लावा कहाँ होता है भाई? मेंटल में होता है। हमने जो हमारी अर्थ की लेयर्स पढ़ी है हमारे पहले वाली वीडियोस में, आपने देखा होगा, हमने ज्योग्राफी के काफ़ी टॉपिक्स को पढ़ लिया है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या, उनमें हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी है ना, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि जो दुर्बलता मंडल है ये कहाँ है। ये आपकी मेंटल लेयर के अंदर है दुर्बलता मंडल। ठीक है ना। और लावा कहाँ होता है? मेंटल के अंदर होता है, सॉरी मैग्मा। और जब तक वो अर्थ के अंदर है ना, तब तक वो क्या कहता है? मैग्मा कहलाता है। जब तक वो अर्थ की अंदर है, ठीक है ना, जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यानी अंदर है। मेंटल का ऊपरी भाग कौन है? दुर्बलता मंडल है। ठीक है ना। तो जब तक यह पदार्थ यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में जो है पदार्थ है, इसे मैग्मा कहा जाएगा। और जब ये हमारी धरातल पर पहुंच जाएगा ना, जब यह धरातल पर पहुंचता है तो लावा, तो इसे हम क्या कहते हैं? लावा। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। ठीक है ना। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अर्थ के अंदर है, मेंटल में है, सीधा सा जोड़ लीजिए, मेंटल मैग्मा। मेंटल मैग्मा यानी मेंटल की दुर्बलता मंडल में है, तो ये आपका मैग्मा है। और जब ये आपकी धरातल पर आता है तो ये आपका लावा बन जाता है। ठीक है। यहाँ इन्होंने पहले तो ये कहा, अब सुनिए ऊपर और कुछ कहा है वो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ज्वालामुखी से निकलकर राख, तरल चट्टानी पदार्थ पृथ्वी पर पहुंचते हैं। ये जो लावा है, ये यानी कि ज्वालामुखी फटता है तो उससे गैसेस भी निकलती हैं, राख भी निकलती है, तरल पदार्थ जिसको हम अंदर होता है उसको मैग्मा बोल देते हैं। बाहर आने पर जो अर्थ की सरफेस पर आ जाता है ना, हमारी धरातल पर आ जाता है, तो अब उसको लावा बोल देते हैं। तो ये सब चीजें बाहर आ जाती हैं। ठीक है ना। अगर वो कुछ समय पहले यानी कि अभी भाई साल भर में 6 महीने में जैसे ऐसे कंटिन्यू निकल रही हैं उस एरिया से, जहाँ से ज्वालामुखी फटा है, जहाँ ज्वालामुखी इरप्ट हुआ है और ज्वालामुखी निकल रही है, वो पदार्थ निकल रहे हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-4 साल 5 साल, या बस साल 6 महीने से वो निकल रहा है अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही। ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे? हम सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। और जहाँ एक बार बस थोड़ा सा इरप्शन हुआ, मतलब कि जो एक बार ज्वालामुखी से लावा निकला और उसके बाद फिर वो वहाँ फिर दोबारा ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं हो रही हैं, मतलब कि वहाँ से अब ना गैसेज निकल रही, ना राख निकल रही, कुछ नहीं निकल रहा है वहाँ से, वो शांत पड़ा है, तो उसको मृत ज्वालामुखी कह देते हैं, जिसको बहुत लंबा लॉन्ग टाइम पीरियड हो चुका है। ठीक है। तो अब ज्वालामुखी के बारे में आपको समझ में आ गया। सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी थोड़े टाइम पहले ही, साल भर 2 साल 4 साल या 6 महीने के प्रोसेस के अंदर उसमें एक्टिविटीज हो रही हैं, और जो एक लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से उसके अंदर कोई, उस ज्वालामुखी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, किसी तरह की कोई गैस, कोई राख या कोई लिक्विड लावा नहीं निकल रहा है, वो मृत है। और जिसमें अभी निकल रहा है, थोड़े टाइम पहले निकला है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। मैग्मा और लावा का आपको समझ में आ गया। जब तक वो मेंटल की फर्स्ट लेयर जो है, मेंटल की ऊपरी लेयर है दुर्बलता मंडल, उसके अंदर है, तब तक मैग्मा है। और जब वो वहां से निकलकर हमारी अर्थ पर आ जाता है ना, हमारी धरती की सतह पर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर, तो वो लावा बन जाता है। ठीक है। तो चलिए भैया आगे चलते हैं। इसमें अब ये कह रहा है जो पदार्थ धरातल पर पहुंचता है उसे लावा कहते हैं। उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वल खंडिश्म, ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन,
हाइड्रोजन व ऑर्गन शामिल है। मतलब कि अब ये गैसेस के नाम भी दे दिए और ये मटेरियल भी बता दिया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है ना, कि जो ज्वालामुखी है जब धरातल पर मतलब कि ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या क्या आता है, कौन सी गैसेज आती है। तो आपको गैसेज के बारे में पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, ये गैसेज निकलती हैं। राख होती है, धूल कण होते हैं, ठीक है ना, कुछ राख, धूल कण ये जो दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, लावा के जमे हुए टुकड़े, मलबे के, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जमे हुए टुकड़े क्या होते हैं, ज्वल खंडेश्म, ठीक है ना, खंडाश्म ये जिसको ये बोला गया है, ठीक है, डेब्रीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ से निकलती है, ये सब ज्वालामुखी के अंदर से निकलती है। अब ज्वालामुखी से जो गैसेस निकलती है ना उनको ध्यान रख लीजिए। ये तो पता चल जाता है भाई, ये जो डेब्रीज है, राख है, धूलकण है, तरल लिक्विड लावा है, ये निकलता है। और उसके अलावा गैसेस कौन से होते हैं, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन भी शामिल होती है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ी सी कुछ गैसेस निकलती हैं। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा एग्जामिनर जो है ना वो हमारे लेवल को थोड़ा सा हाई बना देता है, क्वेश्चन पेपर के लेवल को हाई इसी तरह बना देता है। मटेरियल होता है वो सब आपका एनसीईआरटी से होता है, पर वो ये देखते हैं कि आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ रखी है ध्यान से, आपको पता है, ठीक है ना। ये नहीं बस मोटा मोटी पूछ लिया ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है। ये तो भाई सेवन्थ या जैसे सेवन्थ क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, 9th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी बता सकते हैं। पर आप क्या हैं, आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे, आप टीचर हैं, ठीक है ना, तो आपका लेवल हाई होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन यौगिक जो ये सब गैसेस निकलती हैं, ठीक है ना। जो जैसे एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर, सीटेट में तो फिर भी थोड़ा सा लेवल डाउन थोड़ा सा हो जाता है, कम, बाकी होता नहीं है ज़्यादा। और एनवीएस, केवीएस या ईएमआरएस या चंडीगढ़ जो भी जिस भी या DSSS या किसी भी स्टेट के टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं और सिलेबस सारा एनसीईआरटी का ही होता है और क्वेश्चंस ऐसे ही उठाए जाते हैं बिल्कुल लाइनों से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति, धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जब ज्वालामुखी फटते हैं ना और जब उनसे जो लावा, राख, गैसेस वगैरह जो भी निकलती हैं और जैसे उनकी शेप बनती है ऊपर आकर, ठीक है ना, उसके आधार पर ज्वालामुखी को बांटा गया है कि किसी ज्वालामुखी से किसी, जब ज्वालामुखी आप देखोगे 2-3 तरह की ज्वालामुखी, तो किसी में पहाड़ बना हुआ है, कोई प्लेन फ्लैट एरिया होता है किसी ज्वालामुखी के फटने पर, ठीक है ना। तो इन्हीं के आधार पर भाई जो ज्वालामुखी फटते हैं, जो लावा है अर्थ पर आ जाता है, जो उससे जो भी गैसेस निकलती हैं या जो भी वो अपनी उनकी जो मतलब कि आकृतियां बन जाती है ना, उसी के आधार पर इनको बांटा गया कुछ निम्न भागों में। तो जिस इनको हम पढ़ लेते हैं भाई। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा शील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे शील्ड ज्वालामुखी। अब ये शील्ड ज्वालामुखी क्या है भाई, शील्ड वोल्केनोस, ज्वालामुखी को भी इंग्लिश में वोल्केनोस बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश की टर्म आनी चाहिए, क्योंकि पीछे लास्ट मैंने एक एग्जाम देखा था उसके अंदर जो इसमें ज्वालामुखी के टाइप्स है ना उसके इंग्लिश के नाम दे रखे थे, ठीक है ना। हिंदी में भी इंग्लिश वाले ही नाम दे रखे थे और इंग्लिश में तो थे ही वो नाम, ठीक है ना। तो शील्ड जैसे अब इसमें शील्ड का शील्ड ही है, ये तो ठीक है, पर और भी आगे आएंगे तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, आपको इनकी इंग्लिश टर्म जरूर पता होने चाहिए। अब देखिए पहले इसी को पढ़ते हैं, सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी। अब ये जो बेसाल्ट प्रवाह जो इन्होंने फर्स्ट में बोल दिया ना, ये भी एक ज्वालामुखी का टाइप है, ठीक है ना। अगर आप जैसे ना समझाया जाए ना तो पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है बस कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ने वाला भाई, ऊपर से जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसाल्ट प्रवाह एक ज्वालामुखी का ही टाइप है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर यानी उस ज्वालामुखी को छोड़कर, यानी वो अर्थ पर सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। उससे जो मतलब कि जो स्थलाकृति बनती है ना, जो ज्वालामुखी से जो एरिया कवर होता है वो एरिया सबसे बड़ा है बेसाल्ट वाला। उसके बाद आएगा ये दूसरे नंबर पर शील्ड। तो बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है और ये हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है ना। अब जो हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी मिलते हैं ना वो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो कौन से, सील्ड ज्वालामुखी के। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको डायग्राम से अच्छे से सील्ड ज्वालामुखी के बारे में समझाऊंगी। तो ये समझ में आ रहा है। तो हवाई द्वीप पे जो ज्वालामुखी मिलती है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, सील्ड ज्वालामुखी के, ठीक है। तो चलिए भाई, हाँ जी, अब यहाँ जाते हैं। पहले इसमें देखिए इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। कौन से, सील्ड ज्वालामुखी भी बेसाल्ट से बनते हैं, ठीक है ना। जो लावा निकलता है उसमें, जो लावा निकलता है ना, लावा आता है उसके, वो लावे से जो बनते हैं ना ये सब बेसाल्ट ही होता है उसके अंदर, बेसाल्ट, ठीक है ना। तो अभी देखिए जो
तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका यानी वेंट के अंदर पानी भीतर चला जाता है तो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इसकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर शंकु कोण बनता है, जिसे सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। अब इसके अंदर दो ज्वालामुखियों के बारे में बता दिया है। जो ये शील्ड ज्वालामुखी बनता है ना, इसी में सिंडर शंकु को भी बता दिया है। ठीक है, तो अभी मैं इनको आपको जैसे पढ़ दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल से इनको बताती हूँ, डायग्राम से बताती हूँ कि क्या। तो चलिए भाई एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है आपका शील्ड वोल्केनो। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा पहले उसे पढ़ते हैं। ये कह रहे बेस, मतलब कि ये मुख्यतः बेसाल्ट के बने होते हैं। ठीक है, अब तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये जैसे आपका यहाँ से लावा निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से, और लावा क्या है, तरल। इन्होंने कहा कि वो इतना लिक्विड होता है ना, बहुत ज़्यादा तरल होने के कारण तीव्र ढाल यानी ऊंची जैसे आपने देखा है कि ऐसे चोटियां बन के फिर लावा निकलता है, वो नहीं बनता यहाँ। ठीक है ना, वो ये क्या कह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में, इसलिए पिघला हुआ होता है, तो ये दूर तक फैल जाता है। ये दूर तक फैला हुआ है ना ऐसे, तो ये लावा इतनी दूर तक फैल जाता है, तो ये बहुत ऊंची चोटियां नहीं बनाता है। ये शील्ड ज्वालामुखी हो गया। शील्ड ज्वालामुखी की खासियत यही है, इन्होंने बोला कि ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता है। तीव्र का मतलब यही था कि ऐसे ऊंचाई पे जाकर ऐसे, वो तीव्र का मतलब ये नहीं था कि बहुत जल्दी फैल जाए, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकला वो बहुत दूरों तक फैलेगा, ऐसे बहुत लिक्विड, बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में, तो वो दूरों तक फैल जाता है। ठीक है ना, अब आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ निकला, शुरू में एक लेयर गई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ऐसे लेयर बाई लेयर, जैसे कि 6 महीने में, साल भर में जब भी इस लावा में विस्फोट हो रहा है, इरप्शन हो रहा है ना, उसके बाद ये लेयर्स फैलती चली गई दूर दूर तक। ठीक है ना, वो बहुत दूर तक फैल जाती हैं, तो इसकी चौड़ाई भी, मतलब कि इसकी जो फैल जाती है ना, वो काफ़ी एरिया में फैल जाती है। तो इन्होंने कहा ना जी, बेसाल्ट के बाद, बेसाल्ट इससे भी ज़्यादा फैलती है, बेसाल्ट प्रवाह, पर उसके बाद ये कौन सा, सिंडर जो शील्ड वोल्केनो है ना, ये फैलता है, यानी ये उसके बाद सबसे बड़ा है, जो अर्थ पर पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा वोल्केनो यही है। ठीक है ना, अब ये इतनी दूर तक देखो ये फैला हुआ है, क्योंकि जितना पतला होगा, गाढ़ा होगा, वो वहीं जमा होता चला जाता है, पर जितना पतला लावा होगा वो उतनी ही दूर तक फैलता जाएगा। तो ये क्या है आपका शील्ड वोल्केनो। अब शील्ड में इन्होंने सिंडर शंकु वो बता दिया है। ठीक है ना, तो ये देखिए, अब ये आ गया आपका सिंडर शंकु, जिसको बोलते हैं सिंडर कोन। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होता है, वो ही जो ऊपर वाला था ना हमारा शील्ड ज्वालामुखी था, ये है तो वो ही, पर उसमें इसमें क्या होता है कि इसमें कई बार, यहाँ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, वेंट से पानी अंदर चला जाता है। ये वेंट है भाई, वेंट वही है ना जहाँ से लावा निकल रहा है, लावा की निकास नली। तो इससे अगर अंदर पानी चला जाता है ना, तो पानी जाने से अब यहाँ लावा जो है मैग्मा वो उबल रहा है, बहुत लिक्विड फॉर्म में, बहुत हाई टेम्परेचर है। भाई हाई टेम्परेचर है तभी तो वो मैग्मा उबल रहा है। अब ये उबलते हुए मैग्मा में अगर पानी आता है ना, तो क्या होता है, अब जब लावा निकलता है तो वो किनारों पर भी जमा हो जाता है ना। आप यहाँ से समझिए, लावा, थोड़ा थोड़ा लावा यहाँ किनारों पे जमा हो जाता है, पर पानी को तो थोड़ी सी जगह चाहिए। थोड़ा बहुत पानी जैसे इसके अंदर चला जाता है, निकास नली में, वेंट में, इसमें चला जाता है, तो क्या होता है, मैग्मा के साथ इंटरेक्ट करके विस्फोट करता है पानी। ठीक है ना, क्योंकि मैग्मा बहुत गर्म होता है। कभी आपने गर्म कढ़ाई में तेल उबल रहा हो, पानी डाल के देखा है, उसी तरह से। और जैसे विस्फोट होता है ना, तो विस्फोट के साथ बहुत सी गैस से, राख वगैरह बहुत सब कुछ निकलता है। विस्फोट के साथ फिर किनारों पे जो जमा होता है ना लावा, उसको ये सब उड़ा ले जाता है, हटा देते हैं एकदम, ढक्कन सा इसका एकदम से गुड़ाम से जैसे विस्फोट होता है, तो ढक्कन सब कुछ हट जाता है, मतलब कि इधर जो लावा जमा हुआ था वो सब हट जाता है, और ये एक शंकु ऐसी शेप आ जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसे सिंडर शंकु कहा गया है। बस इसकी शेप ऐसी बन जाती है कोन की तरह। ठीक है ना, आपने देखा होगा आइसक्रीम की कोन होती है जैसे, एज इट इज़ वैसे ही एकदम कोन की तरह शेप बन जाती है इसकी, इसलिए इसे सिंडर कोन कहा गया है। ठीक है वही शील्ड वाला, ये शील्ड वोल्केनो की तरह ही है। शील्ड वोल्केनो जैसे बहुत लिक्विड मैग्मा होता है, लावा होता है, वो पिघल जाता है, और ये जो है इसमें निकास नली में पानी अंदर चला जाता है और तब विस्फोट होता है, तब ये सिंडर कौन बन जाता है। ठीक है, चलिए भाई, अब आपके दो हो गए दो ज्वालामुखी। अब हम वापस अपनी उसी PDF पर चलते हैं जहाँ हम इन्हें पढ़ रहे थे। ठीक है ना, हमने यहाँ तक पढ़ लिया भाई सिंडर कौन के रूप में विकसित होते हैं। अब आ जाते हैं मिश्रित ज्वालामुखी।
अभी मिश्रित ज्वालामुखी जिसको कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट वोल्केनो। भाई इंग्लिश की टर्म जरूर याद कर लेना। इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होता है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, जो बेसाल्ट यानी जो ऊपर वाले हमने पढ़ा था ना अभी, जो मैं लावा पढ़ा था शील्ड ज्वालामुखी वाला, शील्ड ज्वालामुखी पढ़ा था, उसमें तो क्या कहा था, बहुत लिक्विड होता है लावा, तो वो जल्दी बहुत दूरों तक फैलता है। पर मिश्रित ज्वालामुखी में क्या होता है, लावा क्या होता है, बोला ना, गाढ़ा और चिपचिपा, और थोड़ा उसके मुकाबले थोड़ा ठंडा। भाई जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ही तो फैलेगा, है ना। कोई भी मटेरियल आप उसको गर्म कर रहे हो, जैसे कि किसी चीज गर्म, किसी भी मोम को पिघला रहे हो, मोम को कम पिघलाया तो गाढ़ा रहेगा, जितना आप पिघलाओगे वो एकदम पानी की तरह लिक्विड हो जाएगा ना, तरल फॉर्म, उसमें उतना ज़्यादा फैल जाएगा। तो वैसे ही जो ये शील्ड ज्वालामुखी था, इसका लावा बहुत ज़्यादा पिघला हुआ रहता है, ठीक है ना। और जो ये मिश्रित ज्वालामुखी है उसकी अपेक्षा, किसकी, शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट, जो उसमें बेसाल्ट बोला गया था, उसकी अपेक्षा अधिक ठंडा, उससे ठंडा होता है, और ठंडा होगा तो वो क्या होगा, गाढ़ा होगा, चिपचिपा। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट करते हैं, और ये ध्यान रखिएगा इनमें होता है भीषण विस्फोट, ठीक है ना, उसमें विस्फोट नहीं होता, उसमें सिर्फ पानी जाने पर होता है। वैसे वो सामान्यतः क्या होते हैं, शांत रहते हैं, कम विस्फोट होता है शील्ड ज्वालामुखी में तो। पर जो मिश्रित ज्वालामुखी है ना, इसमें चिपचिपा और गाढ़ा रहता है, तो क्या होता है, विस्फोट होता है, क्योंकि चिपचिपा और गाढ़ा लावा। अब आप एक बात यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, ये देखिए, अब ये जैसे कि ये आपके ज्वालामुखी, इसका मतलब कि इवेंट है। अब जो गाढ़ा लावा है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, जल्दी ऊपर नहीं आता, गाढ़ा चिपचिपा थोड़ा ठंडा भी है, तो क्या होगा, नीचे से जो गैसेज हैं वो प्रेशर लगाएंगे ना, नीचे से गैसेज प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एकदम से उछाल मारेगा, तो वो विस्फोट होगा, ठीक है। और जो आपका पतला लावा है वो क्या, वो आसानी से बाहर आ जाएगा, है ना, वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो यही बताया है इसमें कि जो आपका जो आपका मिश्रित ज्वालामुखी है, इसमें गाढ़ा चिपचिपा होता है, इसलिए ये आसानी से बाहर नहीं होता, अतः इसमें विस्फोट होते हैं। जबकि इससे पहले वाले जो ज्वालामुखी था, शील्ड ज्वालामुखी, उसमें लावा एकदम पतला लिक्विड फॉर्म में होता है, आसानी से बाहर आ जाता है, विस्फोट नहीं होता। विस्फोट कब होता है, जब वेंट में, जब वो निकास नलिका होती है ना ज्वालामुखी के, जो लावा बाहर आता है उसमें अगर पानी चला जाता है तब विस्फोट होता है, और तब वो शिंडर शंकु बनाता है, ठीक है। तो वो शिंडर शंकु ज्वालामुखी हो जाता है एक तरह से, मतलब कि उसकी कोन टाइप बन जाती है। अब हम मिश्रित को पढ़ रहे थे भाई, चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इस लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्म पदार्थ राख धरातल पर पहुँचते हैं, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं, और आसपास के क्षेत्रों में परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। जब आसपास के, फिर वो गाढ़ा है तो आसपास के क्षेत्रों में परत के रूप में जमा हो जाते हैं, और मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब एक बार मिश्रित ज्वालामुखी का भी डायग्राम आपको दिखा देते हैं भाई। ये है, ये देखिए, ये है मिश्रित ज्वालामुखी का डायग्राम। देखिए अब इसमें दिखाया गया है अच्छे से लावा वगैरह। तो ये क्या है, यहीं एक तो पहाड़ सा बन गया, क्योंकि भाई लावा गाढ़ा है तो वो वहीं जमता रहता है ना। तो जो पहाड़ रूपी ज्वालामुखी होता है ना, वो ये ही है, इसी को कंपोजिट वोल्केनो या मिश्रित ज्वालामुखी कहा जाता है। इसका जो ये मैग्मा है जो बाहर आके लावा कहलाता है, ये लावा जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, और ठंडा भी उसकी अपेक्षा ठंडा होता है, तो बाहर आके और जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो आसपास जमा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें यही कहा गया है। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्रित ज्वालामुखी। चलिए भैया वापस चलते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आपका ज्वालामुखी कुंड, जिसको कॉल्डेरा बोला गया है। इसी के बारे में मैं बोल रही थी, एक एग्जाम में मैंने पढ़ा था, जैसे मैं पूरा ये प्रीवियस ईयर एग्जाम चेक कर रही थी, स्टेट का था शायद, तो उसमें कॉल्डेरा के बारे में बताया गया था। तो वहाँ ना हिंदी में भी कॉल्डेरा ही लिखा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी कुंड नहीं लिखा हुआ था। तो आपको है ना ये हिंदी में इंग्लिश की टर्म्स जरूर याद रखनी है, बहुत बार ऐसा होता है, फिर वो इंग्लिश में भी इंग्लिश की टर्म, और आपने कॉल्डेरा पढ़ा नहीं, ज्वालामुखी कुंड पढ़ लिया, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश की टर्म्स को भी याद रखना है। चलिए भाई कॉल्डेरा के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, ठीक है ना, इनमें बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक हैं कि इनसे होने वाले विस्फोट की वजह, जब ये ऊंचा ढांचा बनाने की वजह नीचे धंस जाते हैं। जैसे कि विस्फोट होता है ना, एक तो हमने देखा कि ज्वालामुखी जब फटते हैं तो ऊपर की तरफ ऊंचा ढांचा बने, पर इनमें अपोजिट होता है कॉल्डेरा में, कि जमीन वहाँ के नीचे धंस जाती है, और धंसते हुए विध्वंसक ग्रत
बनाती है, जो लावा में गिरने से गड्ढे बनते हैं। और ये ही ज्वालामुखी कुंड आपके कॉल्डेरा कहलाते हैं। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है ना, यही ज्वालामुखी कुंड कॉल्डेरा कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके बहुत ही नजदीक स्थित है और इन्हीं से निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी सी प्रतीत होती है और इनसे जो पहाड़ियां बनती है वो भी मिश्रित ज्वालामुखी की जैसी दिखती हैं। ठीक है, चलो एक बार डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, देखो ये है कॉल्डेरा का डायग्राम। यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसने बताया कि ये जो ज्वालामुखी है मतलब ये फटते हैं नहीं, बहुत अधिक विस्फोट करते हैं। तो इस ये बोल रहा है कि जब ज्वालामुखी फटता है ना ऊपर की तरफ, जैसे कि इसमें राख वगैरह गैसेस निकलती हैं, तो ये ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, इसके ऊपर जैसे लेयर थी तो एकदम से ब्लास्ट होने से वो ऊपर वाली लेयर ऊपर ना जाके नीचे ही धसक जाती है। ठीक है ना, नीचे ही डायरेक्शन में धसक जाती है और नीचे धसकने से क्या होगा, वो नीचे वाले मैग्मा के अंदर ही गिरेगी और उसी में पिघल जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये ऊपर से ऐसे नीचे से धसा हुआ, नीचे से बीच में धसा हुआ हो जाता है ये एरिया। ऊपर जैसे एक तो ऊपर आके, जैसे आप समझिए, एक तो ऊपर आकर ऐसे फटे तो ऐसे बाहर गिरे, वो जो एरिया है वो यहाँ जम जाता है साइडों में, पर वो इसमें ऊपर उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया है यहाँ जब ब्लास्ट होगा तो ऊपर की बजाय देखो ये नीचे धसा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो नीचे धस जाएगा और जो मैग्मा है ना नीचे उसी में गिर के पिघल जाएगा। भाई मैग्मा इतना गर्म है, वो तो खुद एक पिघली हुई ये जो हमारे ऊपर की चट्टाने वगैरह हैं वो पिघला हुआ रूप तो है मैग्मा उनका, तो वो भी उसके अंदर जाकर पिघल जाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें कॉल्डेरा में यही बताया गया है। ये है कि ये सबसे, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है, सबसे ज़्यादा विस्फोटक है। ठीक है ना, और इसमें जो मैग्मा के भंडार है ना वो इसके पास ही होते हैं, मतलब कि बहुत ही नज़दीक होते हैं वेंट के। ठीक है ना, जहाँ मैग्मा काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच जाता है, इसमें मैग्मा के बिल्कुल पास होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब ये तो हो गया आपका कॉल्डेरा भी। अब आगे चलते हैं। ये तो ज्वालामुखी के टाइप्स थे, हमने पढ़ लिया भाई। ज्वालामुखी के ये 3-4 टाइप्स थे, ये हमने पढ़ लिए। इसमें हमने पहला पढ़ा आपका शील्ड ज्वालामुखी, फिर हमने शील्ड में ही सिंडर शंकु बनता है वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने फिर आपका मिश्रित ज्वालामुखी और फिर कॉल्डेरा, ये तो 3 ही टाइप्स थे इसके तो। ठीक है ना, पर अब हम आगे पढ़ रहे हैं। इसमें देखा कि क्या देर, हाँ एक और बच जाता है आपका बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। अब बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ये देखिए, ये भी एक क्या है, ज्वालामुखी से ही बनती है ये जगह भी, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। वो तो टाइप्स थे, अब ये ज्वालामुखी से बनती है। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र वाले होते हैं, जो बहुत दूर तक बह निकलता है और संसार के कुछ भाग 1000 वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटा होता है। कई बार तो अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार ज्यादातर भाग है ना, महाराष्ट्र के पठार का, वो सब बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र में है। ठीक है ना, तो चलिए, ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा अरब में अधिक वृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था। चलिए भाई, ये सब पढ़ा, इसको अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, समझिए, ये इंडिया का जो दक्षिण का पार्ट है ना वो। अब इसमें जो आपका ये दक्कन ट्रैप बोला है, ये एरिया आपका बेसाल्ट प्रवाह से बना है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से। ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ जितने भी वोल्केनोज थे उनसे इतने लिक्विड फॉर्म में लावा निकलता था कि वो बहुत दूर तक फैल गया, ऐसे बहुत दूर तक फैलता चला गया। ठीक है ना, बहुत दूर तक फैल गया और वो एक लेयर पर दूसरी लेयर पर तीसरी लेयर में निकलता रहा, फैलता रहा, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में। जो हमने स्टार्टिंग में हमारा शील्ड ज्वालामुखी पढ़ा था उससे भी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में था, इसलिए इनको बेसाल्ट प्रवाह, जैसे नाम से समझ में आ गया भाई, लावा से जो निकलता है उसमें बेसाल्ट ही कहा जाता है उसे। तो वो जो बेसाल्ट प्रवाह हुआ ना वो इतना हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में था, बहुत ज़्यादा, और बहुत दूरों तक फैल गया। तो जो इंडिया का ये दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैप जो इंडिया का अपने दक्षिण में है, ये इसी से बना है, बेसाल्ट प्रवाह से ही बना है। ठीक है ना, और इसमें ज़्यादातर हम अपने जो महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है ना, जो महाराष्ट्र का ये पठार है, ये सारा इसी में आ जाता है, इसी प्रवाह में। और भी आते हैं बट महाराष्ट्र का पठार कंप्लीटली आ ही जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, और ये कहते हैं कि आज से बहुत पहले का बना हुआ है, बल्कि बहुत पहले इसकी एरिया और भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था एरिया, अब तो थोड़ा कम हो गया धीरे धीरे। तो अभी क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसकी जो मतलब कि प्रवाह की जो मोटाई है ना वो 50 मीटर से भी अधिक है
और बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ। जैसे इसका ये फैलाव है ना, ये फैलाव ये सैकड़ों किलोमीटर तक है। और जो इसकी मोटाई है, मोटाई वो कितनी है, 50 मीटर से भी अधिक है। यानी कि 50 मीटर तक लावा की परत जमती चली गई। एक परत आई, धीरे पतला है, फैल गया, फिर दूसरी परत, तीसरी परत, बल्कि बार बार जब भी जो ये लावा से विस्फोट हो रहा है ना, सॉरी, ज्वालामुखी से विस्फोट हो रहे हैं, ज्वालामुखी से मैग्मा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, और वो लावा फैलता जा रहा है, तो परत दर परत हर 6 महीने में, साल में या महीने में जब भी उसमें इरप्शन हो रहा है ना ज्वालामुखी के अंदर, जब भी वो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, तो उसमें से जो भी निकल रहा है लावा, वो हर बार परत दर परत फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। तो इससे क्या हो गया, 50 मीटर तक उसकी मोटाई हो गई है, और काफी सैकड़ों किलोमीटर तक वो फैल गया है। अब आप देख लेना, अपने इंडिया का जो दक्षिण का हिस्सा वो तकरीबन इसने कवर कर रखा है ना। तो ये क्या है, ये किससे बना है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो दक्षिणी हिस्सा है इंडिया का वो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र में आता है, वो मैग्मा से बना है, इसीलिए तो यहाँ पर खनिज मिलते हैं, पहाड़ों में नहीं। हमारे जो पहाड़ी एरिया में खनिज नहीं मिलते, जो ये लावा से बनी जगह होती है ना, क्योंकि लावा जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, उसमें ही तो खनिज होते हैं सारे, वही तो बाहर आते हैं, और उनसे ही हमें ये ग्रेनाइट्स वगैरह ये मिलते हैं, खनिज वगैरह, ठीक है ना। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र में जो आपको बताना चाह रही थी, ठीक है ना। अब हम एक और इसमें बचता है, एक और लैंड फॉर्म्स में जो ज्वालामुखी से होते हैं, मध्य सागरी महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ये भी एक ज्वालामुखी का टाइप है। वो ज्वालामुखी का टाइप था, उससे जो एरिया बना था वो बताया था। अब यह है ज्वालामुखी कटक, सॉरी, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। ये मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है, और मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, भाई मैं ऊपर ही समझाने की कोशिश करूँगी। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, ये आपका, जैसे कि ये आपका समुद्र हो गया, ठीक है ना। अब समुद्र बेसिन तो ये हो गया, यहाँ तक तो पानी भरा हुआ है, तो यहाँ समुद्र के अंदर भी विस्फोट होता रहता है, लावा निकलता रहता है, ठीक है ना। और ऐसे सारे समुद्र के अंदर ऐसे रेंज सी बनी हुई है, एक के बाद एक छोटी छोटी पहाड़ी है, तो लावा की पहाड़ियाँ, वो श्रृंखलाएं बनी हुई है समुद्र के अंदर भी, ठीक है ना। उन्हीं को क्या कहा गया है, उन्हीं को ये आपका मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, यानी कि इन्हीं को रेंज का रिज, ठीक है ना, कटक बोलते हैं इसको। तो ये वहीं बनी हुई है, और ये क्या कहा इन्होंने कि इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है, यानी महासागर के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं, वो हमको दिखाई तो देते नहीं है, क्योंकि वो सरफेस के अंदर होते हैं ना, पानी के अंदर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पानी के नीचे एकदम प्लेन जगह है, जो समुद्रों का, महासागरों का पानी वहाँ प्लेन जगह नहीं है, तो उसमें क्या है, वहाँ ज्वालामुखी इरप्शन होता रहता है, पर वो वहीं पानी में ठंडे हो जाते हैं, तो उसके अंदर ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन गई हैं, जो पानी की सतह भी बहुत गहरी है, तो हमें दिखाई तो देती नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर उनके टापू टाइप दिखाई देते हैं, तो वो इसी तरह से बनी हुई है। और वो क्या इन्होंने क्या कहा है, यहाँ समझने की कोशिश की, जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसकी लेंथ पूछ ली जाए, और सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है, ठीक है ना, सभी महासागरीय बेसिन टोटली। कटक के मध्यवर्ती, और जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, उसमें कंटिन्यू उद्गार होता रहता है और साइडों में फैलती रहती है, ठीक है। ये आपका मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी हो गया। अब हम ज्वालामुखी से बनी स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब ज्वालामुखी फटते हैं तभी ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी के उद्गार मतलब कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे क्या होता है, लैंडफॉर्म्स भी तो बनती है ना, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा, लैंडफॉर्म भी 2 तरह की बनती है, एक अर्थ के बाहर और एक अर्थ के अंदर भी। जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह है, जो ऊपरी सतह है, क्रस्ट यानी परपटी, उसके नीचे भी आपका लावा रह जाता है, मैग्मा, और वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उसमें भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो 1 मिनट यहाँ समझने की बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे अब ये आपकी ऊपरी परत है, क्रस्ट, ठीक है ना, ये, हाँ। अब जैसे ज्वालामुखी आ रहा है यहाँ से, ये ज्वालामुखी फटा, अब ये क्या हो गया, ये मान लीजिए आपकी क्रस्ट की फर्स्ट लेयर, और ये यहाँ मेंटल से आपका ज्वालामुखी आ रहा है, यहाँ मेंटल से ये लावा है, ठीक है ना। ये आपका लावा है यहाँ, सॉरी, मैग्मा, नीचे तो मैग्मा कहलाएगा, ये आपकी मेंटल में मैग्मा है, और ये आपकी जो है, ये आपकी अर्थ की ऊपरी लेयर है, जिसको हमने क्या बोला, क्रस्ट यानी कि परपटी। अब परपटी में से ये लावा, यहाँ से ये वेंट है, ये मैग्मा यहाँ से बाहर जाएगा, तो इसने जो बाहर ये बना दिया, ये तो बनती है हमारी आग्नेय चट्टानें, है ना। मैग्मा के निकलने से आग्नेय शेल्स बनती है ना, तो ये तो बन गया आग्नेय शेल्स।
पर क्या होता है कई बार कि अर्थ की हमारी जो ये क्रस्ट है इसकी लेयर होती है ना, ये कहीं जगह वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इन इसके अंदर वीक पॉइंट होते हैं, मतलब कि कमजोर जगह होती है। तो लावा जो होता है जैसे यहाँ फैल गया, अंदर चला गया, यहाँ थोड़ा स्पेस मिल गया, यहाँ चला गया, यहाँ स्पेस मिल गया, यहाँ चला गया, यहाँ मिल गया, ठीक है ना, ऐसे स्पेस मिल जाता है। कोई खाली भी दरारें होती है ना अर्थ के अंदर, हमारी लेयर्स में भी तो दरारें होती हैं, तो उन दरारों में मैग्मा जो ये है चला जाता है और टाइम के साथ साथ ठंडा हो जाता है। तो जो अंदर जो ठंडा हो जाता है ना, जब ये यहाँ आके ठंडा हुआ, यहाँ ठंडा हुआ, यहाँ ठंडा हुआ, तो इससे जो लैंड फॉर्म्स बनती है ना, जो स्थलाकृतियां बनती है, उनको अंतर्वेदी आकृतियां कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर बन रही हैं। और इनको क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी आकृति यानी पातालीय, प्लूटोनिक भी बोलते हैं, प्लूटोनिक, ठीक है ना। तो चलिए अभी इसको यही यही पढ़ते हैं हम यहाँ। देखिए ज्वालामुखी, अब यहाँ पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से तो आग्नेयशैल बनती है, हमने पढ़ा, बाहर आने पर आग्नेयशैल बन जाती है। और लावा का यह जमाव धरातल पर पहुंचकर होता है। आग्नेयशैल तो जब बनेगी जब वो लावा धरातल पर आएगा और तब बहुत ठंडा होगा, और धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है ठंडा, ठीक है ना। तो लावा ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेयशैलों का वर्गीकरण किया गया है। भाई लावा के ठंडा होना यानी कि एक तो बाहर आकर ठंडा हो तो आग्नेयशैल, और जब ज्वालामुखी शैल धरातल पर पहुंचकर ठंडी होती है, ठीक है। और जब ये तो हो गया ज्वालामुखी शैल ऊपर आकर पहुंचकर ठंडा हो जाता है। अब ये बोल रहे पातालीय यानी कि प्लूटोनिक। अब पातालीय से ज़्यादा प्लूटोनिक पर फोकस कीजिए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में प्लूटोनिक ही पूछ ले, पातालीय ना भी पूछे, हिंदी में भी प्लूटोनिक लिख देते हैं। तो ये जब होती है प्लूटोनिक, क्या होती है, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा धरातल के नीचे ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारी अर्थ की फर्स्ट लेयर से नीचे ही रह जाए, बाहर ना निकले, तो उसे प्लूटोनिक, ठीक है ना, पातालीय शैल्स कहा जाता है। अब उससे जो इमेजेस बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जब लावा भीतर, अभी ध्यान से देखिए, जब लावा भीतर ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं, ठीक है ना। और ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं। अंतर्वेद यानी अंदर ही बनने वाली, जिसमें पहले आ जाती है आपकी बैथोलिथ। अब इनके नाम थोड़े से पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस आकृतियों की फॉर्म्स बता रखे हैं। बाकी इनके जो नाम है ना ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो आप इनमें थोड़ा डिफरेंस कीजिएगा और समझिए अच्छे से। तो बैथोलिथ, एक होगा लैकोलिथ, एक होगा लैपोलिथ, ठीक है ना, एक फैकोलिथ। तो ये सब लिथ से मिलते जुलते हैं, तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वैसे इनके नाम पढ़ पढ़ के आप कभी नहीं समझेंगे। अगर अभी जो बताया जा रहा है मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी, अगर आपने इनको अब समझ लिया ना तो फिर एक दो बार रिविजन के बाद ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। अभी सुनिए, चलिए। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट्टी की अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार से विकसित हो जाता है, ठीक है ना। और अनाच्छन्न प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होता है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, कभी कभी इनकी मोटाई गहराई किलोमीटर में भी होती है और ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं, इसलिए इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग है। ये तो आपका बैथोलिथ। अब यहाँ मैंने एक डायग्राम है मेरे पास, मैं उससे आपको बताती हूँ। भाई मैंने थोड़ा कलरफुल डायग्राम लेके आने की कोशिश की है, यहाँ देख लेते हैं। अभी मैं आपको बैथोलिथ बैकोलिथ सभी इसी में समझा दूंगी। देखिए, हाँ जी, यहाँ देखिए, ये जो दिखा रखा है ना ये एरिया, ये जो बहुत ज़्यादा मैग्मा है, इन्होंने क्या बोला है, जो बहुत ज़्यादा मैग्मा के भंडार ही जम जाते हैं अर्थ के नीचे सरफेस में, ठीक है ना। अब ये देखो, इन्होंने यहाँ ये हमारी अर्थ की लेयर्स दिखा रखे हैं। अब इन लेयर्स में जो वीक पॉइंट है ना, कमजोर जगह, जो दरारें हैं, वहाँ मैग्मा ठंडा हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ मैग्मा सेटल डाउन हो गया, जम गया है। और उसी से जो ये शेप्स बन गई, देखो ये शेप बन रही है, यहाँ ये शेप बन रही है, ये शेप बन गई ना, इन्हीं को बैकोलिथ फैकोलिथ और ये नाम दे दिया भाई, ठीक है ना। बस इनको थोड़ा समझ लीजिए नामों को। तो ये बैथोलिथ है। बैथोलिथ आप समझिए जो बेस है, एक तरह से नीचे मैग्मा का बहुत बड़ा भंडार है, थोड़ा मैग्मा नहीं है, वह मैग्मा के भंडार ही जम गए हैं। भाई कोई ऐसी सिचुएशन हुई अर्थ के अंदर कुछ ऐसा, भाई इतना स्पेस था या वहीं मैग्मा के भंडार जम गए, उनको बैथोलिथ कहा गया है। और ये क्या है, काफ़ी किलोमीटर्स में इनकी गहराई में है, मतलब कि कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर में होती है। और ये ग्रेनाइट के पिंड होते हैं और इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। और टाइम के साथ भाई क्या होता है, टाइम के साथ जैसे टाइम बीतता ऊपर की जो लेयर्स हट जाती हैं ना, ये लेयर्स हट जाती हैं, तो क्या होता है फिर ये नीचे से दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके बैथोलिथ हैं, देख समझ में आ रहा है आपको, ये आपके बैथोलिथ है। अब हम आ जाते हैं लैकोलिथ पर। अब ये देखिए, अब लैकोलिथ को बुक वहाँ पढ़ने की बजाय मैं आपको यहाँ समझाना थोड़ा सा सही लगता है मुझे। अब ये देखिए, अब ये एक
वेंट पाइप हो गई, इनको डाइक भी कहा जाता है, ठीक है ना। जहाँ से मैग्मा ऊपर जाता है इनको डाइक बोलते हैं। हम आगे डाइक भी पढ़ेंगे तो वो मैंने यही समझा रही हूँ आपको। डाइक क्या होता है, वो निकास नली का जहाँ से मैग्मा ऊपर जाता है। अब ये ऊपर जा रहा है मैग्मा, और ये ऊपर जाकर ऊपर नीचे तो इसकी सरफेस प्लेन है, ठीक है ना, पर ऊपर क्या हो गई है, ऐसे गुम्बदनुमा हो गई, एक तरह से तस्तरी टाइप गुम्बदनुमा हो गई ना भाई, ऊपर से तो ऐसे गुम्बद की तरह हो गई है, और नीचे से प्लेन सरफेस है। अगर इस तरह की शेप बनती है ना, इनको लैकोलिथ कहा जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। अंतर्वेदी चट्टाने हैं, अंतर्वेदी मतलब अर्थ के अंदर है, ठीक है ना। गुम्बद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टाने हैं, नीचे समतल होती हैं, समतल है, प्लेन एरिया नीचे, और पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ी होती हैं। ये पाइप रूपी वाहक नली, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, गुम्बद नुमा अंतर्वेदी, ठीक है ना, और पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ी चट्टानों को लैकोलिथ, लैपोलिथ या फैकोलिथ ऐसे करके ऑप्शन डाल दें तो आपको पता होना चाहिए। तो लैकोलिथ क्या हो गया, एक नलिका है जिसको डाइक, और ये ध्यान रखिएगा जो ये पाइप रूपी या वाहक मैग्मा वाहक नलियां जो होती है ना, इनको ही डाइक कहा गया है। और ये ऊपर जाके गुम्बद नुमा ऐसे पठार गुम्बद की तरह अंदर ही, पर बनती कहाँ है, अर्थ के अंदर ही बनती है, अर्थ के बाहर नहीं। अर्थ की सतह जो हमारी फर्स्ट लेयर है, क्रस्ट है, इसी के अंदर बनती है, परपटी के अंदर ही, ठीक है ना। चलिए आपको आई होप बैथोलिथ समझ आ गया। बैथोलिथ बहुत बड़ा विशाल भंडार है, लैकोलिथ ऐसे समझ में आ गया होगा। अब लैकोलिथ के बाद आ जाते हैं शील के बारे में भी पढ़ते हैं भाई, देखो शील भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम शील को पढ़ेंगे। अब शील क्या होती है, ये जैसे कि अब ऊपर ये गया लावा, अभी लावा ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे थोड़ा सा स्पेस पर लंबा एरिया, लंबी एरिया चद्दर की तरह चली गई, इनको शील बोल दिया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, आपकी शील हो गई। शील क्या होती है, जो लावा जो मैग्मा आपका है, ये यहाँ इन्हें एरिया मिल गया, पर ये पतली लेयर होती है, चद्दर की तरह फैल जाती है, ये शील हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, वाप यहाँ देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ थोड़ा सा और दिया हुआ है। अब ये देखिए, एक आ जाता है आपका लैकोलिथ, लैपोलिथ हमने पढ़ा। अब आपका सॉरी हमने लैकोलिथ पढ़ा, अब लैपोलिथ पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई, ध्यान से देखिए इनको। शील हमने पढ़ लिया, ये आपका शील है, डाइक्स ये हो गई। ये जो नाम है ना सॉरी, ये जो नाम है लैपोलिथ और ये लैकोलिथ, ये उल्टे लिख दिए भाई इन्होंने। ये तो यहाँ होना था, ये आपका लैकोलिथ है भाई, और ये आपका लैपोलिथ है, इन्होंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ आपको पी कर लेना है, लैपोलिथ पी। लैपोलिथ क्या होता है, जब लावा एक वेंट से जाकर और एक तस्त्री के रूप में जम जाए। तस्त्री जैसे आप देखते हो ना, आपकी चाय पीते हैं, जब चाय के नीचे जो प्लेट होती है ना, तस्त्री टाइप होती है वो, तो उस तरह से जो जम जाता है ना लावा, उसको आपको लैपोलिथ कहा जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा ये तो हो गया आपका लैपोलिथ। लैपोलिथ मतलब कि तस्त्री की तरह जम गया। अब आप यहाँ दिख रहा होगा आपको अच्छे से इमेज में, ये तस्त्री की तरह जम गया है, बस इतना है भाई। तस्त्री नुमा है तो लैपोलिथ है, बस नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने गलती से यहाँ लैकोलिथ लिख दिया इस डायग्राम में, पर यहाँ लैपोलिथ आएगा। और ये जो आपका लैकोलिथ है ना, सॉरी जो आपका लैपोलिथ है, ये आपका लैकोलिथ। इनके नाम उल्टे कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए थोड़ा और आपको जूम करके दिखा रही हूँ। डाइक से वो जुड़े हुए भाई, डाइक से जुड़ेंगे, मैग्मा जाएगा कहाँ से, पाइप से जाएगा। पाइप से जब मैग्मा जाकर गुमनुमा बन जाए तो वो होगा आपका लैकोलिथ, और जब वो आपको तस्त्री नुमा बन जाए तो आपका होगा लैपोलिथ, ठीक है। और ये डाइक हो गई, और शील आपको बताई थी मैंने, ये शील हो गई। और ये आपका बैथोलिथ हो गया, जो नीचे जमा होता है, गुमंद एकदम सॉरी, नीचे जो मैग्मा का भंडार ही जम जाता है, बहुत ज्यादा मैग्मा का भंडार जम जाता है, तो उसको बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ समझ में आ गया। बेस आप एक बात ध्यान रखिएगा, बेस से समझने की कोशिश कीजिए। बेस जो होता है वो बैथोलिथ, यानी कि हमें समझ में आ गया कि मैग्मा का बहुत बड़ा भंडार नीचे जम रहा है तो वो बेस है, तो वो बैथोलिथ है, ठीक है। डाइक से ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। डाइक शील यानी कि चद्दर हो गई। और आपको लैकोलिथ और लैपोलिथ में डिफरेंस पता होना चाहिए। लैकोलिथ यानी कि चाय के सॉरी, लैपोलिथ हो गया आपकी तस्तरी, लैकोलिथ हो गया आपका गुमल, ठीक है। अब आ जाते हैं फैकोलिथ और बचता है भाई। अब ये फैकोलिथ का एग्जाम्पल, इसको देखिए यहाँ, ठीक है ना। फैकोलिथ इस तरह से बनता है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका फैकोलिथ है, ठीक है। ये जो मैग्मा में मतलब कि जब ये लेयर्स में, अर्थ की लेयर्स में, जब ये आपने एस और पी तरंगे हमने भूकंप में पढ़ी थी, जब ये तरंगे जाते हैं ना, जब स्पेस में ऐसे जम जाता है, मतलब कि सॉरी जो अंदर एयर अर्थ में जो स्पेस होता है उसमें इस तरह से जम जाता है ना, ऊपर और नीचे,
गुम्बदनुमा टाइप होता है, फिर ऊपर नीचे, ये आपका फैकोलिथ है। एक बार हम इनको अपने उसमें पढ़ और लेते हैं भाई। डायग्राम से तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इनके नाम थोड़े अटपटे हैं इसलिए समझने में थोड़ी आपको दिक्कत आई होगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो लैकोलिथ हमने पढ़ा था, सॉरी बैथोलिथ हमने पढ़ लिया, नीचे फैला होता है, मैग्मा के भंडार होते जमा हुए। लैकोलिथ हमने पढ़ा एक गुम्बदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल पाइप रूपी वाहिका नली से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये कैसे, जैसे बाहर मिश्रित ज्वालामुखी का गुम्बद दिखता है इस तरह से दिखाई देते हैं। इस तरह का ऑप्शन क्वेश्चन में आ सकता है कि मिश्रित ज्वालामुखी के गुम्बद से मिलती जुलती जो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां है ना ज्वालामुखी की, वो कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए वो लैकोलिथ है, नॉट लैपोलिथ, लैकोलिथ, ठीक है ना। तो मिश्रित ज्वालामुखी के गुम्बद से जो मिलती है वो आपकी लैकोलिथ है, ठीक है ना। और ये कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है ऐसी गुम्बदनुमा पहाड़ियां हैं। अब ये कर्नाटक के पठार में जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, तो वो की गुम्बदनुमा पहाड़ियां किस किस स्थलाकृति में आएंगे, आपकी लैकोलिथ में। देखो ये होती तो अर्थ के अंदर है, पर टाइम पीरियड जाता रहता है भाई, ज़्यादा बारिश होती है, ऊपर से मिट्टी का कटाव हो जाता है, ऊपर से हमारी सरफेस वो हट जाती है, और ये जो बनी हुई है ना स्थलाकृतियाँ जो अर्थ के अंदर होती है, ये बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी ये जो बता दिया कर्नाटका की पहाड़ियाँ हैं, तो ये लैकोलिथ में आती हैं। अब आप ये ना कहना कि मैडम ये बाहर कैसे आ गई, आपने तो बताए थे अंदर बनती है। ये अंदर तो बनती है, पर ये ऊपर से लेयर्स हट जाती है टाइम्स के साथ बहुत। ऐसा नहीं है कि वो आज बनी थी, करोड़ों लाखों साल पहले बनी थी, तो जैसे धीरे धीरे वो हट रही हैं तो वो बाहर दिखाई देने लग गई हैं, ठीक है ना। अब ये लैपोलिथ, फैकोलिथ और सील, ये तीनों देखो इनमें नाम दे दिया। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। जैसे मैंने बताया था, अब इन्होंने कमजोर धरातल ही थी, हमने बोला था वीक पॉइंट होता है हमारे अर्थ के अंदर, तो वो कमजोर धरातल ही आ गया उसमें, जो चला जाता है, वो अलग अलग आकृतियों में जम जाती है। यदि तस्त्री के आकार में जम जाता है, यानी सोसर टाइप तस्त्री, मैंने बोला जो आपकी चाय की प्लेट होती है वो तस्त्री टाइप होती है, ठीक है ना, तो वो लैपोलिथ कहलाता है, लैपोलिथ। और कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में, मतलब कि अंदर ही मोड़दार अवस्था में जम जाता है, ठीक है ना, तो उसको फैकोलिथ। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लास्ट में दिखाया था आपको डायग्राम, उसमें मोड़दार अवस्था में जमा हुआ था, ऐसे शेप्स बनी हुई थी ना मोड़दार, तो उसको क्या बोला गया है, ये मोड़दार अवस्था में ऊपर नीचे तल लावा में जमाव पाया जाता है, परतनुमा या लहरदार चट्टानों में जम जाता है, उसको आपका फैकोलिथ बोला गया है, ठीक है ना। ये फैकोलिथ होते हैं, ठीक है, ये फैकोलिथ होते हैं। अब यहाँ देखिए, अब जो चादर के रूप में ठंडा हो जाता है, चादर के रूप में ठंडा हो जाता है, शील या शीट कहा जाता है। मैं अभी बताया था पतली सी लेयर बनती है, मैंने डायग्राम में आपको समझाया था। जमाव की मोटाई के आधार पर इनमें विभाजित किया गया है, मतलब कि अगर कम मोटाई वाली जमाव को शीट कहते हैं, और जब ज़्यादा मोटी हो जाती है तो उसको शील कहते हैं। जो चद्दर की मोटाई, जैसे मैंने बताया चद्दर नुमा वो लावा जमता है, जो पतली लेयर होती है ना, जैसे यहाँ देखिए अब लेयर थोड़ी पतली है तो ये शील हो गई, ठीक है ना सॉरी सीट हो गई। और जब लेयर बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मोटी हो जाए तो ये शीट हो जाएगी आपकी। बस इसमें इतना डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। शील और शीट का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, और मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन पेपर बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। टीचर्स का हमेशा ऐसा ही आता है, आप ये ना सोचिएगा मैडम ऐसी बोल रही है। मैंने बहुत एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर्स है ना उनमें देखा है क्वेश्चंस, और एनवीएस की ईवीएस जो टीचिंग के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ना, उनमें तो क्वेश्चंस 100% इसी तरह से पूछे गए हैं, ठीक है ना। होता सब एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है, पर पूछे जाते हैं इसी तरह से। तो कम मोटाई वाले जमाव को शीट और घनी मोटाई वाले जमाव को शील, ये ध्यान रखिएगा, शील और शीट का डिफरेंस। और डाइक मैंने आपको बताया था, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल से लगभग समकोण पर होता है, ठीक है ना, समकोण पर होता है, तो इस अवस्था को, मतलब कि जब वो ठंडा हो जाता है समकोण पर, यानी कि जैसे लावा ऊपर जा रहा है, हमने उसमें देखा, जैसे अब यहाँ से लावा उठ रहा है और ऊपर जा रहा है, तो सीधा होता है, अर्थ के नीचे सीधा होता है, तो समकोण पर सीधा है, तो उसको डाइक, यानी कि यहाँ से उठ के ऊपर लावा का ऊपर जाना क्या कहलाएगा, लावा का ऐसे ऊपर जाना क्या कहलाएगा, डाइक कहलाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक डायग्राम में भी बताया था, जब समकोण पर अगर ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है वो इसी अवस्था में, ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृतियां बहुतायत में, मतलब बहुत ज्यादा पाई जाती है पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में। यहाँ इन चीजों का ही ध्यान रखना है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में डाइक की आकृतियां बहुत ज्यादा पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप में के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है, मतलब कि जो दक्कन ट्रैप बना है हमारा, तो इन्हीं डाइक से ही तो ज्वालामुखी बाहर आता था, तभी तो डाइक, और फिर वो वहीं ठंडी हो गई है तो डाइक बन गई, है ना। जैसे ज्वालामुखी अब निकल रहा है, अब यहाँ देखने को समझने की कोशिश कीजिए।
अब यहाँ ज्वालामुखी बाहर आने के लिए भाई नलिकाओं का यूज होगा, जगह जगह से वेंट्स होंगे। तो अब यहाँ ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, अब बाहर तो जमेगा पर उनके अंदर भी तो रह जाता है ना, तो वो ज्वालामुखी जो उनके अंदर रह गया है इन नलिकाओं में, अब इन्हीं में जम गया, तो ये क्या है, डाइक बन गई आपकी, ठीक है ना, ये क्या बन गई आपकी, डाइक्स बन गई। और ये आपको कहाँ मिलेंगी, पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में इनकी बहुत यातायात में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वहाँ पाई जाती है। आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।